नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मौसम विभाग की आलोचना हो रही है कि उसके बताए गए तारीखों पर दिल्ली में मॉनसून नहीं आया। दिल्ली के लोगों ने पेट्रोल के दाम कम होने का इंतजार छोड़ दिया है, मॉनसून का शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के यहाँ के विद्वानों के बीच यह दलील चल निकली है कि दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपया भी हो गया तो क्या हुआ, विकास भी तो हो रहा है। तो क्या शहडोल और गंगानगर में भी दिल्ली से ज्यादा विकास हो गया है? मध्य प्रदेश का शहडोल जिला देश के अति पिछड़े जिलों में आता है। यहां के लोग 111 रुपया 71 पैसे लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। गंगानगर के लोग 112 रुपया 49 पैसा लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं। यह एहसास होना चाहिए कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से आम लोगों पर कितना बोझ पड़ता है। देव प्रकाश मिश्रा मुंबई के कॉर्पोरेट पार्क के करीब सड़क किनारे पराठे बेचते हैं। इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आमतौर पर ग्राहक खूब आते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से धंधा चौपट सा हो गया है क्योंकि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऊपर से पिछले कुछ महीनों में खाद्य तेल, खाने पीने की बाकी सामान, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से हालात बहुत खराब हो गए हैं। गैस जो भी 1000-1200 में था वो भी 1500 में हो गया। आटा महंगा हो रहा है, ऊपर से तेल इतने भाव चढ़ रहे हैं, तो वो पब्लिक है नहीं, तो ऊपर से बस धंधा पानी से खाली अपने को खाने का दोनों टाइम का वक्त का हो जाता है प्रबंध, बाकी कुछ नहीं हो पा रहा है। अनिल फुलावले मुंबई के लोअर परेल इलाके में चाय बेचते हैं। दूध, चीनी, गैस की कीमतें बढ़ने से वो भी परेशान हैं। कहते हैं कि अब दिन में बस 2000 रुपए की ही चाय बेच पाते हैं और खर्चा आता है 1500 रुपए से ज्यादा, लिहाजा कमाई काफी घट गई है। व्यापार में घाटा हो रहा है, मेरे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, दूध, चीनी, गैस सबके दाम बढ़ रहे हैं और ग्राहकों के पास पैसा नहीं है। अगर मैं ज़्यादा पैसे लेने की बात करूं तो यहाँ ग्राहक नहीं आएंगे। न सिर्फ छोटे कारोबारी बल्कि गृहिणियां भी परेशान हैं। घर का बजट बिगड़ गया है, तनख्वाहें बड़ी नहीं है और घर का राशन महंगा हो गया है। शर्वरी चौहान एक कमरे और किचन के घर में रहती है। पहले वो महीने में 7000 रुपए में जैसे तैसे घर चला लेती थी, लेकिन अब 10,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। राशन का इतना बिल और ऊपर 2 बच्चों की पढ़ाई का खर्च, घर चलाएं तो कैसे? हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। मेरा महीने का बजट 10,000 तक पहुंच गया है। मैं इसे मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पति की सैलरी भी नहीं बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई का अक्स मुद्रास्फीति की दर में दिख रहा है। जून में खुदरा मुद्रास्फीति दर 6.26% हो गई, जो कि रिजर्व बैंक के सुरक्षित अनुमान 4% से कई ज्यादा है। इनकी मुख्य वजह है खाद्य तेल, दालों और पेट्रोल डीजल की कीमती में भारी इजाफा। 7 जुलाई को देश के 4 बड़े शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है। खाद्य तेल भी पिछले साल के मुकाबले करीब 34% महंगा हो चुका है। पिछले कुछ महीनों से महंगाई की वजह से लोग बेहाल है। रोजमर्रा की जिंदगी में लगने वाली चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और ऐसे में जरूरत है कि सरकार को अब कोई ठोस कदम उठाकर इन लोगों को राहत पहुंचाने की। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनेस, एनडीटीवी इंडिया। ऐसा है तो सरकार विज्ञापन छाप दे कि 110 रुपया लीटर पेट्रोल देश के लिए जरूरी है, जैसा कि टीकाकरण का विज्ञापन छापे ही जा रही है। एक अखबार के पहले पन्ने पर उत्तराखंड सरकार का विज्ञापन छपा है आज ही कि टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है, उत्तराखंड सरकार कोरोना से सावधान है। एक दूसरे अखबार के भीतर आज ही उत्तराखंड की ही खबर छपी है कि पहाड़ के सेंटरों में 3 दिन से टीका नहीं है, नैनीताल में टीका खत्म। अखबार लिखता है कि टीका एक भी नहीं, धन्यवाद पोस्टर हर तरफ। फिर इस तरह के विज्ञापन का क्या मतलब रह जाता है? विज्ञापन का सच अलग है, खबरों का सच अलग है। आगे से टीका ना मिले तो टीके की जगह आप लोग विज्ञापन लगवा लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस में गृह मंत्री अमित शाह के अहमदाबाद दौरे की खबर छपी है। अमित शाह के बयान से इस खबर की हेडलाइन बनाई गई है कि कोविड से लड़ने का यही तरीका है कि नागरिक टीका लगवाएं। इसे देखकर लगेगा कि टीका तो बहुत है मगर नागरिक टीका नहीं लगवा रहे हैं। इस खबर के अनुसार अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे गांव-गांव जाकर सुनिश्चित कराएं कि एक भी आदमी बिना टीके के ना हो। गुजरात में मुख्यमंत्री रूपाणी के नेतृत्व में विस्तृत टीका अभियान चल रहा है। तारीफ करते हुए उन्होंने एक नया एंगल निकाला कि टीका लगवाने वाले प्रति 10 लाख लोगों में गुजरात नंबर 1 पर है। 6 करोड़ से अधिक आबादी है गुजरात की। अभी तक कुल 2.78 करोड़ डोज लगी है। कोविन की साइट से पता चलता है कि गुजरात में केवल 63,70,000 लोगों को ही दोनों डोज लगी है। सरकारें जानबूझकर सिंगल डोज की संख्या बताती हैं क्योंकि 2.25 करोड़ की संख्या बड़ी लगती है, हेडलाइन जैसी लगती है।
7 जुलाई को गुजरात में 6,452 टीके लगे, 8 जुलाई को 7,081 और 9 जुलाई को 5,996 टीके ही लगे। 21 जून को राष्ट्रीय स्तर पर 90 लाख का आंकड़ा छूने के बाद दोबारा इस रिकॉर्ड को छुआ नहीं जा सका है। 21 जून के बाद डॉक्टर वीके पॉल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा था कि हम टेस्ट कर रहे थे कि हमारी क्षमता कितनी है, हम एक दिन में कितना टीका लगा सकते हैं। टेस्टिंग हुए 20 दिन हो गए, लेकिन क्षमता के अनुसार टीका नहीं लगा अभी तक। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि 11 जून से 20 जून तक हर दिन 34 लाख डोज लगी है, 21 जून से 30 जून के बीच हर दिन 56 लाख डोज और 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच हर दिन 40 लाख डोज लगी है। 31 दिसंबर तक अगर 18 वर्ष से ऊपर के सभी को टीके लगाने हैं तो हर दिन 86.5 लाख से अधिक टीके लगाने होंगे। दूसरी लहर के बाद एक बदलाव आया, चेतावनियां खूब जारी हो रही हैं। लोग भी भीड़ की तस्वीरों को साझा कर सरकार और समाज दोनों को आगाह कर रहे हैं। यह समय याद रखने का भी है कि मार्च, अप्रैल और मई के महीने में क्या हुआ था। टीकाकरण की रफ्तार इस वक्त धीमी है, इसलिए खतरा वैसे ही बना हुआ है। दिल्ली के बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। बाजार की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है और लोगों को आगाह भी। सरकार की भी आलोचना हो रही है। दिल्ली के अलग अलग जिला प्रशासन ने जून से लेकर जुलाई में अभी तक कई बार बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद किया है। दिल्ली में 23 अप्रैल से 7 जुलाई के बीच 3 लाख से अधिक लोगों पर जुर्माना लगाकर 51 करोड़ से अधिक की राशि वसूली गई है। इसके बाद भी बाजारों में कोविड के लिए तय उचित व्यवहार दिखाई नहीं दे रहा। भीड़ के इसी व्यवहार के कारण सेंट्रल दिल्ली जिला प्रशासन ने रविवार को सदर बाजार के 12 टूटी चौक से लेकर कुतुब रोड के मार्केट इलाके को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया। सदर बाजार के रुई मंडी मार्केट को भी भीड़ के कारण बंद किया गया। बंद होने वाले बाजारों में लक्ष्मी नगर बाजार भी है। विकास मार्ग से लवली पब्लिक स्कूल तक फैले लक्ष्मी नगर मेन बाजार के अलावा आसपास के अन्य बाजार जैसे मंगल बाजार, विजय चौक, सुभाष चौक, जगत राम पार्क, गुरु रामदास नगर को भी बंद किया गया। यही नहीं, लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट, गफ्फार मार्केट, नाईवाला बाजार, मदनगिर सेंट्रल मार्केट, नांगलोई की पंजाबी बस्ती बाजार, जनता मार्केट को बंद कर दिया गया। मार्केट एसोसिएशन से बात करने के बाद इन बाजारों को खोला भी जा रहा है। दिल्ली के अंदर सभी बाज़ार खुले हुए हैं, सभी शॉपिंग मॉल खुले हुए हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले हुए हैं और इनके अंदर सारी दुकानें खुली हुई हैं। तो जब सारा कुछ ही खुला हुआ है तो भीड़ कैसे नहीं होगी? हम ये उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं कि भीड़ नहीं होगी? भीड़ तो हो ही सकती है। और जो व्यापारी हैं वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि जब भीड़ हो रही है तो भीड़ को कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन जब भीड़ हो जाती है तो दंडित जो है सिर्फ उनको किया जाता है। कैसे? मार्केट बंद करके जो है उनको दंड ही मिलता है। अगर मार्केट बंद हो जाएंगी, दुकानें बंद हो जाएंगी तो दंड तो केवल व्यापारियों को ही मिलेगा, हालांकि नुकसान तो उनको भी होगा जो खरीदारी करने आए हैं। और आज इसी मुद्दे पे चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई ने, चूंकि दिल्ली के उपराज्यपाल डीडीएमए के चेयरमैन हैं, तो उपराज्यपाल साहब को एक पत्र लिखा है और उनसे मांग की है कि डीडीएमए अपने ऑर्डर में इन चीज़ों को संशोधित करे, विड्रॉ करे कि मार्केट में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन कराने की जिम्मेदारी व्यापारियों की ना होकर दिल्ली पुलिस, एमसीडी और जिला प्रशासन की हो। क्योंकि व्यापारी या दुकानदार अपनी दुकान में, गोदाम में या उसके आसपास जो प्रेमिसिस है वहां तो कोरोना संबंधी नियमों का पालन कर सकता है या करा सकता है, लेकिन बाहर सड़क पे या सार्वजनिक जगह पर अगर भीड़ इकट्ठी होती है या कोरोना नियमों का उल्लंघन होता है, उसको पालन कराने की जिम्मेदारी व्यापारियों की या मार्केट एसोसिएशन की नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर सरकार हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, उनको एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। सिस्टम कैसा कि खाली आप ये कह दें कि जो है सभी देह से दूरी का पालन करें, सभी मास्क लगाएं, सावधानी बरतें, देह से दूरी बनाएं, ये असल में अब कहने से नहीं होने वाला। अगर भीड़ भाड़ लगी हुई है तो कौन किसको क्या कह देगा और कौन किसकी क्या बात मान लेगा? बात तो केवल उन्हीं लोगों की मानी जा सकती है जिनके पास वर्दी होती है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी होती है। अभी भी भारत में 58 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के फैलने की दर 10% से अधिक है। इनमें से केरल और मणिपुर के 8-8 जिले हैं और अरुणाचल प्रदेश के 5 जिले, राजस्थान में 10 जिले हैं।
जाहिर है खतरा टला नहीं है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ हफ्तों में प्रति एक व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों के संक्रमित होने की दर बढ़ती जा रही है। इसे आर वैल्यू कहते हैं। चेन्नई स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के डॉक्टर सिद्धाब्रा सिन्हा कहते हैं कि केरल और महाराष्ट्र में आर वैल्यू 1 के करीब है और देश के स्तर पर भी यह बढ़ता जा रहा है। ये मुंबई से नजदीक लोनावला की तस्वीरें हैं। मामले कम होते और थोड़ी रियायतों के बीच भीड़ इकट्ठा होने का यूं सिलसिला चल पड़ा है, लेकिन भीड़ के साथ कोरोना भी फिर से बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत तक 6000 के करीब कोविड केसेस रोजाना दिख रहे थे। अब 8 से 9000 या कभी-कभी 10,000 तक आने लगे हैं। केरल में नए मामलों के उछाल के कारण चिंता बढ़ी है, जबकि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच चेन्नई में इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक विश्लेषण से पता चला है कि देश भर में आर फैक्टर फिर बढ़त के ट्रेंड में दिख रहा है। आर फैक्टर का अर्थ है एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर औसतन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या। जब कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर थी, तब आर वैल्यू 1.37 तक थी। मई में ये 1.19 तक पहुंची और जून में गिरकर ये 0.78 पर आ गई। लेकिन अब फिर से इसका ट्रेंड ऊपर गया है और ये 0.88 तक पहुंची है। यानी कोरोना वायरस से संक्रमित किन्हीं 100 लोगों का समूह औसतन 88 लोगों को संक्रमण दे सकता है। कुछ राज्यों में आर फैक्टर 1 से ऊपर है। केरल और महाराष्ट्र में ये 1 के आसपास है। पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर के लिए आर वैल्यू 1 से ज्यादा है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी 1 के आसपास है। चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के रिसर्चर प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धाब्रा सिन्हा महामारी की शुरुआत से ही भारत के राज्यों में आर वैल्यू पर नजर रख रहे हैं। कहते हैं 0.1 की बढ़त भी चिंता का विषय है। आंकड़ों का अंतर आपको काफी कम नजर आ रहा होगा, लेकिन ये आंकड़ा तेजी से बढ़त बयां करता है। इसलिए अगर 0.1 का भी एकदम छोटा अंतर दिखे तो समझिए ये आने वाले कुछ हफ्तों में बड़ा असर दिखा सकता है। नंबर ज़्यादा हों तो संक्रमण का दायरा भी बढ़ता है। ये चिंता का विषय है कि एक्टिव केसेस में कमी की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ी है। भारत का औसतन आर वैल्यू बढ़ा है, बड़े राज्यों में बढ़ा है। महाराष्ट्र में 0.81 से 0.89 पर आया है। बढ़े हुए आर फैक्टर के बीच महाराष्ट्र के 8 जिले चिंता का विषय बने हुए हैं। कोल्हापुर, सतारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पुणे, सांगली, पालघर और रायगढ़ संक्रमण के मामले और पॉजिटिविटी रेट में बढ़त रिपोर्ट कर रहे हैं। इन जिलों पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। इतना सब कुछ देखने के बाद भी सरकारों के फैसलों में खासकर धार्मिक आयोजनों को लेकर एक रूपता नहीं दिखती है। कहीं पर धार्मिक आयोजनों को इजाजत नहीं दी जा रही है, तो कहीं पर धार्मिक आयोजन हो इसके लिए सरकार मुकदमा लड़ रही है। कहीं पर सीमित रूप में आयोजन को अनुमति दी जा रही है, लेकिन उसमें ना सामाजिक दूरी नजर आती है, ना सतर्कता। अहमदाबाद में रथ यात्रा के समय की ये तस्वीरें हैं। इस यात्रा में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। हालांकि इस बार पहले जैसी भीड़ नहीं है, लेकिन कम लोगों के बाद भी एक साथ एक जगह होने के कारण जुटान बड़ा हो गया है। बिना मास्क के भी लोग नजर आ रहे हैं। सामाजिक दूरी नहीं है। गुजरात के गृह मंत्री का बयान है कि केवल 20 खलासी होंगे जो रथ को खींचेंगे और उनका RT-PCR टेस्ट होना अनिवार्य है। क्या यहाँ 20 ही लोग हैं? क्लोजअप में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कम लोग होने के बाद भी यहाँ भीड़ की स्थिति बन गई है। सामाजिक दूरी नहीं है। इसी अहमदाबाद में अप्रैल और मई के महीने में क्या हुआ था याद दिलाने की जरूरत नहीं। ओडिशा के पुरी में भी यात्रा के दौरान केवल पंडा हैं और पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट ने आम श्रद्धालुओं को रथ यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। यहाँ पर जो भी मौजूद है उनका RT-PCR टेस्ट हुआ है। तब भी सामाजिक दूरी ना तो संभव है और ना है। फिर भी रथ यात्रा के लिए तो और भी बेहतर व्यवस्था बनाई जा सकती थी, जिससे यात्रा भी हो जाती और कोरोना के नियम भी नहीं टूटते। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 धाम की यात्रा को रद्द कर दिया, लेकिन राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है।
चार धाम यात्रा हो या कांवड़ यात्रा हो, एक झटके में बैन करने से राज्य सरकार बच रही है। तब भी जब अप्रैल महीने में हरिद्वार कुंभ को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। इस सवाल का पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है कि किन वैज्ञानिक कारणों को देखते हुए कुंभ के आयोजन की अनुमति दी गई, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए। यही नहीं, कुंभ में जिस कंपनी को RT-PCR करने का ठेका दिया गया, उसने लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट फर्जी दे दी। टाइम्स ऑफ इंडिया और वायर की रिपोर्ट है कि घोटाला करने वाला बीजेपी नेताओं का करीबी था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रचारक कई लोग इन दिनों कुंभ की तस्वीरों को ट्वीट कर रहे हैं कि पश्चिमी मीडिया ने कुंभ को बदनाम किया, लेकिन अपने यहाँ हो रहे यूरो कप को लेकर सवाल नहीं उठाया। दोनों ही बातें गलत हैं। पश्चिमी मीडिया जब कुंभ की तस्वीरें लगा रहा था, तब क्या हालात थे आप याद कीजिए। क्या भारत में लोग बिना ऑक्सीजन के नहीं मर रहे थे? क्या भारत में लोग बिना वेंटिलेटर और अस्पताल के नहीं मर रहे थे? क्या शमशानों में भीड़ नहीं थी और सरकार मरने वालों की संख्या नहीं छुपा रही थी? इन सब खबरों के बीच अगर धार्मिक आयोजन और चुनावी रैली होगी तो पश्चिमी मीडिया क्या करता? ताली बजाता? देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू करने उत्तराखंड के लिए मौत को दावत देना है। कांवड़ी से जब कांवड़ यात्रा होती है, वैसे भी अखबार आने बंद हो जाते हैं लोग। वो तो इतना गुंडागर्दी भी करते हैं, ना वो कोई मास्क लगाएंगे, ना वो कोई जो 72 घंटे औरों के लिए कर रखे हैं, पहले वो होना चाहिए नेगेटिव रिपोर्ट, ना वो करेंगे। और हमने तो बोल दिया है और फिर दोबारा बोल रहे हैं कि हम अगर एक भी अगर यहाँ वो शुरू हो गया कोविड, तो हम कोर्ट में जाएंगे कि इनकी वजह से हुआ। साथ ही अगर कोई मर गया तो अनइंटेंशनल मर्डर का केस चीफ मिनिस्टर के ऊपर करेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि 7 मार्च को उस समय के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा था। यही कि हम महामारी की समाप्ति के कगार पर हैं। कुछ ही दिनों बाद महामारी का विभत्स कहर टूट पड़ा। जब तक हम एक नज़र और एक नज़रिए से काम नहीं करेंगे, किसी चेतावनी का लाभ नहीं होगा। प्रशासन भीड़ के कारण बाजार तो बंद कर देता है, लेकिन धर्म के नाम पर हजारों लोग जमा होते हैं तो वो रोक नहीं पाता है। हर की पैड़ी पर शनिवार के दिन पर्यटकों का तांता लग गया। यूरो कप की छोड़िए, ऐसे आयोजनों से नुकसान भारत को होगा या फिनलैंड को। बेशक उत्तराखंड सरकार ने RT-PCR की जांच कर कई लोगों को वापस लौटा दिया, लेकिन कौन बता सकता है कि यहाँ स्नान कर रहे लोगों ने टीके की दोनों डोज ले ली है। सरकार अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं बना पाई है कि इस तरह की भीड़ भी ना हो और पर्यटन भी चलता रहे। अगर दिल्ली के बाजार में भीड़ खतरनाक है तो ऐसे धार्मिक आयोजनों में भी भीड़ खतरनाक है। धार्मिक आयोजन के नाम पर आस्था का पक्ष लेने की मजबूरी हर बार प्रशासन को दुविधा में डाल रही है। कैरवन पत्रिका में रिपोर्ट छपी थी कि कुंभ का विरोध करने के कारण त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उनके बाद आए तीरथ सिंह रावत ने कहा कि मां गंगा के आशीर्वाद से कोरोना नहीं होगा। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि कांवड़ यात्रा श्रद्धा और आस्था का मामला है। भगवान नहीं चाहेंगे कि कोई मरे। कांवड़ियों की संख्या 10-20 लाख नहीं होती, 15 दिनों में 3 करोड़ से भी ऊपर जाती है। ये बहुत बड़ी संख्या है और पिछले साल कांवड़ यात्रा हुई नहीं थी। आस्था श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोगों के जान माल से जुड़ा हुआ विषय भी है। इसलिए हम इसमें कोई जल्दबाजी में नहीं है और हमारे से पहले वाली जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उस बैठक में ही जो है, चूंकि 30 जून को ही जो है इसमें फैसला किया गया था कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी। लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम लोगों ने सोचा कि अगर कहीं कोई गुंजाइश बनती किसी प्रकार का वो होता है तो उसके लिए आधिकारिक लेवल की हमने बैठक की है और ज़रूरत पड़ेगी तो हाई लेवल की बैठक भी करेंगे। लेकिन भगवान भी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई किसी की जान जाए, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों की जान माल की सुरक्षा। 11 अप्रैल के दैनिक जागरण में एक विज्ञापन छपा है जिसकी याद जरूरी है। इस विज्ञापन में तब के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत
और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर स्नान के लिए श्रद्धालुओं के आने की विनती कर रही है। बाकायदा शाही स्नान की तारीखें प्रकाशित की गई हैं। विज्ञापन के सबसे ऊपर छपा है सुंदर स्वच्छ सुरक्षित महाकुंभ हरिद्वार। कुंभ नगरी हरिद्वार में आपका स्वागत है। विज्ञापन के सबसे निचले हिस्से में एक पतली सी पट्टी में छोटे अक्षरों में लिखा है कि कोरोना से बचाव का रखें ध्यान। 11 अप्रैल को सरकार विज्ञापन दे रही थी कि शाही स्नान में आइए। लोग आए भी। 12 और 15 अप्रैल को शाही स्नान हुआ, लेकिन 11 अप्रैल वह दिन था जिस दिन महामारी के एक साल के दौरान सबसे अधिक नए मामले सामने आए थे। 11 अप्रैल को भारत में 1,69,899 नए मामले आए और उसी दिन लाखों लोगों को कुंभ में बुलाने का विज्ञापन छपा। उसके 6 दिन बाद 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री अपील करते हैं कि सांकेतिक कुंभ होना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को पता है कि लोग अब अप्रैल वाली बात भूल गए होंगे, तो उन्हें यूरो कप की तस्वीर दिखाकर भरमाया जाए कि पश्चिम का मीडिया कुंभ और भारत को बदनाम कर रहा था। हमने यूरोप के अलग अलग शहरों में हुए यूरो कप फुटबॉल के पश्चिमी मीडिया में हुए कवरेज को खंगाला। CNN, AFP, रॉयटर, गार्डियन, इन सब पर तमाम खबरें मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि यूरो कप के दौरान कोरोना को लेकर खूब विरोध हुआ है और सवाल उठे हैं। ब्रिटेन में कोविड से बचाव के नियमों को हटाने के खिलाफ 4000 से अधिक वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और नर्सों ने लांसेट पत्रिका को पत्र लिखा है, जिस पर उन सभी के हस्ताक्षर हैं। इन वैज्ञानिकों ने दर्शकों के साथ मैच की इजाजत देने को लेकर ब्रिटेन की सरकार की आलोचना की है और कहा है कि इस नाजुक वक्त में नियम हटाना खतरनाक है और अनैतिक काम है। पश्चिमी मीडिया में बाकायदा ऐसी खबरें छपी हैं कि मैच देखकर जिन शहरों में दर्शक लौटे हैं वहां पर कोरोना के मामले बढ़े हैं। इन खबरों में यह भी जानकारी है कि जो भी मैच देखने गया था उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। बहरहाल CNN ने रिपोर्ट किया है कि जैसे ही डेल्टा वेरिएंट के केस बढ़ने लगे, कई देशों ने यूरो कप का विरोध किया। इटली के प्रधानमंत्री ने कहा कि उस देश में फाइनल नहीं होना चाहिए जहां पर संक्रमण के तेज गति से फैलने का खतरा ज्यादा है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल और फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी मैचों को देखने के लिए अनुमति दिए जाने की आलोचना की है। WHO ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह देखना जरूरी हो जाता है कि स्टेडियम तक पहुंचने से पहले ये लोग शहर की भीड़ में घुलते मिलते पहुंचते हैं, इसी तरह लौटते हैं। इस तरह की भीड़ के आने से मेजबान शहर में कोरोना के मामले 10% बढ़ गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूरो कप के मैचों में हजारों दर्शकों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। दुनिया में गलत संकेत जाता। ठीक है कि वहां टीके की दोनों डोज के बाद स्टेडियम में आने की अनुमति दी गई, लेकिन पश्चिमी मीडिया यह भी रिपोर्ट कर रहा है कि इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया और दोनों डोज लग जाने से कोविड नहीं फैलेगा, इसके ठोस सबूत रिसर्च में नहीं मिले हैं। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों से सावधान रहिए। ये हर उस मौके की तलाश में हैं जिसके सहारे मार्च, अप्रैल और मई के नरसंहार से सरकार को जवाबदेही से बचा सकें। यह बात पूरी तरह से गलत है कि यूरो कप को लेकर वहां का मीडिया और समाज चुप रहा। विंबलडन की खबरों को भी आप देख सकते हैं। स्टेडियम में उन्हीं को आने की अनुमति दी गई जिन्होंने टीके की दोनों डोज ली है। तब भी RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य था और इस तरह के कई और नियम बनाए गए। तब भी NBC न्यूज में खबर छप रही है कि ऐसे समय में जब ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट सर उठा रहा है, विंबलडन के लिए दर्शकों को अनुमति देना कितना सही होगा। बाकायदा खबर छप रही है कि कोरोना के नए मामलों में 58% का उछाल आ गया है। विंबलडन देखने वालों में वो वैज्ञानिक भी शामिल थीं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड के टीके की खोज की थी, जहां दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन भी किया। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। यहां के धर्मशाला में बादल फटने के कारण सैलाब आ गया। मांझी नदी के बहाव के रास्ते में आने वाले गांवों को भारी नुकसान पहुंचा है। किनारे खड़ी गाड़ियां बह गई हैं। हिमाचल प्रदेश में पहले से ही सैलानियों की भीड़ बहुत पहुंच गई थी। ऊपर से इस तबाही के कारण कोरोना के फैलने का भी खतरा हो गया है। मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट। देखते ही देखते ऊपर पहाड़ से आया सैलाब रास्ते में खड़ी गाड़ियों को बहा ले गया। ये तस्वीरें हैं हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के करीब मैक्लोडगंज के भागसू गांव की। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ऐसी भारी बारिश से भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं।
भूस्खलन से शिमला नेशनल हाईवे भी कई जगह ब्लॉक हो गया। कांगड़ा जिले का धर्मशाला सबसे ज्यादा प्रभावित दिखा। ऊपर भारी बारिश ढलान पर बसे गांव बाजारों पर आफत बनकर आई। कई जगह तो एनडीआरएफ को मदद के लिए बुलाना पड़ा। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी भ्रांतियां और स्टोरीज चल रही हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुआ या फ्लैश फ्लड्स आ गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि रात भर से बहुत भारी बारिश हो रही थी, तो एक नाला है जो ब्लॉक हो गया और उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया और पठानकोट मनाली हाईवे जो है वो अवरुद्ध है। कई जगह छोटे पहाड़ी नालों में पानी उफान पर है। कांगड़ा जिले के नगरोटा में 9 साल की एक बच्ची ऐसे ही पानी के एक धारे में बह गई। उसका अब तक पता नहीं चल पाया है। उसे खोजने की कोशिशें जारी हैं। उधर कांगड़ा के ही शाहपुर सब डिवीजन के ऊंचाई पर स्थित गांव बोह में भूस्खलन से कम 6 घरों के ढहने और 10 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसने की सूचना मिली। भारी बारिश के चलते जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ पर जो मांझी खाद में इतना फ्लड आया कि शमशान घाट के साथ लगती कूड़ बह गई। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में काफी तादाद में सैलानी भी पहुंचे हुए हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। पहले कोरोना संक्रमण बढ़ने का डर था और अब भारी बारिश भी लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। धर्मशाला के डीसी ने तो अपील जारी की है कि सैलानी अभी धर्मशाला न आए और जो आ गए हैं वो जहां हैं वहीं बने रहें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी भारी बारिश की आशंका जताई है। हिमाचल में अभी पिछले 24 घंटों में आपका लाइट टू वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी हुई है। मतलब पूरे प्रदेश भर में बारिश जारी है और अगले आज और कल मतलब 12 और 13 तारीख को कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का पूर्व अनुमान है। और आज हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हालात का जायजा लिया और पर्यटकों के नदियों नालों से दूर रहने की सलाह दी। लेकिन जो हालात हैं उसे देखते हुए सलाह नहीं बल्कि सख्ती की जरूरत है। फिलहाल कुछ समय के लिए राज्य में लोगों के आने की शर्तों को और कड़ा बनाया जाना चाहिए। धर्मशाला से अनूप धीमान के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। बाकी ब्रेक के बाद। दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ जब कश्मीर के नेताओं की बैठक हुई तो परिसीमन एक प्रमुख मुद्दा था। हालांकि इस बैठक से पहले भी कश्मीर के नेता परिसीमन का विरोध कर चुके थे, लेकिन बैठक के बाद जब परिसीमन करने के लिए आकलन करने के लिए दिल्ली से टीम वहां गई तब भी कई तरह के सवाल उठे हैं। नजीर की ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के परिसीमन की प्रक्रिया प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक के बाद शुरू हो गई है। पिछले 4 दिनों से परिसीमन आयोग हिस्सेदारों की राय जानने के लिए राज्य में था। 290 प्रतिनिधि मंडलों से मिलने के बाद आयोग ने कहा कि ये एक जटिल काम है, लेकिन इस बात से इनकार किया कि इसे किसी सियासी एजेंडे के तहत अंजाम दिया जाएगा। कश्मीर के सियासी दलों को डर है कि सीटों की सरहदें ऐसी ना बना दी जाएं जिससे किसी एक समूह या विचारधारा को फायदा हो। पीडीपी ने तो पूरी प्रक्रिया को बॉयकॉट किया ही है। बाकी दलों ने भी इसके समय पर नीयत पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब बाकी देश में 2026 तक परिसीमन नहीं होगा तो फिर जम्मू कश्मीर में ही ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पूरे अवाम को इन इंस्टीट्यूशन से और दिल्ली के खासकर इदारों से जो है एतबार उठ गया है। कोशिश करनी चाहिए कमीशन को कि वो एतबार बाहर कर सकें और ये एक्सरसाइज जो है पूरे ट्रांसपेरेंट मैनर में होनी चाहिए। और इसका जो मेन क्राइटेरिया है जो अब तक रहा है डिलिमिटेशन का, वो ये है कि पॉपुलेशन के तनाजुब के हिसाब से ही जो है डिलिमिटेशन हो। देश का प्रधानमंत्री और उनकी जमात कहती है एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। ये तो पूरे कान भर लिए उसने कह कर। अब अगर एक तरफ आप एक विधान एक प्रदान कर रहे हैं, क्या मौजूदा सरकार ने उसको खुद ही तरमीम नहीं किया? ये करके अगर पूरे देश में 2026 में डिलिमिटेशन होना है, जम्मू कश्मीर में आज 2021 में ही डिलिमिटेशन क्यों हो रहा है? डिलिमिटेशन कमीशन का क़याम जिन परिस्थितियों में किया गया उससे लोगों का शक और गहरा हुआ। पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन पर 2026 तक कदगन लगाई गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये 2021 में हुआ। सरकार का कहना है कि यहाँ असम्बली की सीटें बढ़ाई गई, लेकिन
किसने ये डिमांड की? सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसी डिमांड की? और ये भी जब रूलिंग पार्टी ये बताए कि डिलिमिटेशन की बुनियाद आबादी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश को पार्लियामेंट में यूपी से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो एरिया है यूपी से काफ़ी ज़्यादा है। पीडीपी ने कहा कि परिसीमन का नतीजा पहले से तय है। इस प्रक्रिया का मकसद एक दल की राजनीतिक विचारधारा को साकार करना है। परिसीमन जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकार छीनने की प्रक्रिया है। परिसीमन आयोग का कहना है कि 2011 की जनगणना परिसीमन का आधार है, लेकिन यह महज गणित का हिसाब किताब नहीं, बल्कि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। जम्मू के दल, खासकर बीजेपी, जो राज्य में हिंदू मुख्यमंत्री की वकालत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि जम्मू को ज्यादा सीटें मिलें। बीजेपी कहती है कि 2011 की जनगणना फर्जी है, जिसमें कश्मीर की आबादी जम्मू से ज्यादा दिखाई गई है, इसलिए आबादी को परिसीमन का आधार ना माना जाए। हम 2011 की जो पॉपुलेशन है उसको नेगेट करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फजिंग हुई है, इसलिए जो 2011 की सेंसस है उसको सोल क्राइटेरिया नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि हर साल इलेक्टर्स रोल जो है वो अपडेट होता है, इसलिए इलेक्टर्स रोल के बेस पे, उसके आधार पे कोई पॉपुलेशन का रेशियो निकाला जाना चाहिए। कांग्रेस और सभी विपक्षी दल चुनाव से पहले राज्य के दर्जे की बहाली की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून 2019 के तहत राज्य की नई विधानसभा में 90 सीटें होंगी और इनका परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। उस हिसाब से जम्मू कश्मीर की कुल आबादी 1 करोड़ 22 लाख थी, जिसमें कश्मीर में 68 लाख 88 हजार और जम्मू में 53 लाख 78 हजार लोग थे। विपक्षी दलों को डर है कि परिसीमन आबादी के आधार पर ना हुआ तो कश्मीर की सीटें घट जाएंगी। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुई ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी की बात कही है। शायद ये दिल और दिल्ली की दूरी है कि कश्मीर में एतबार की काफ़ी दूरी है और लोग किसी प्रक्रिया पे एतबार नहीं कर रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन का काम शुरू हुआ, लेकिन लोगों को शक होगा कि जो पैमाना है डिलिमिटेशन का, हदबंदी का, वो है आबादी, उसके बजाय किसी और पैमाने का इस्तेमाल करके सीटें बनाई जाएंगी। क्या डिलिमिटेशन कमीशन लोगों का एतबार बहाल कर सकेगी, ताकि लोग आने वाले चुनावों पे भी एतबार करेंगे? श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।